सबको जय सिया राम। जय अभी श्री ओंकार की ध्वनि से हम लोग आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओ सबको जय सिया राम। बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि हम श्री हरि सत्संग समिति का गौरवशाली 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। मैं आभा गोयनका प्रोफेसर रेखा जी देवेकर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला और हमें वो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दे दी। और जो देश से ही नहीं विदेश से भी जो हमारे मान्यगण सदस्य और अतिथि जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और मेरी स्व रचित कविता जो मेरे हृदय का उद्गार है और उसको मैं पढ़ रही हूँ, तो कुछ गलती होगी तो प्लीज क्षमा करिएगा। मैं पूर्ण भक्ति का प्रतिरूपा, मैं पूर्ण भक्ति का प्रतिरूपा श्रद्धा से यह उद्गारित करती हूँ। सुदृढ़ एकल श्री हरि अभियान में श्रद्धा सुमन यह अर्पित करती हूँ, श्रद्धा सुमन यह अर्पित करती हूँ। लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो बस प्रयास मात्र है। लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो बस प्रयास मात्र है। तुम असीम अनंत, मेरा अस्तित्व नन्हा बिंदु किंचित मात्र है। तुम हो चिरंजीवी, मैं क्षणभंगुर, तुम हो चिरंजीवी, मैं क्षणभंगुर। वट समान तुम, मैं नव अंकुर। तुमने बनाए वनवासी कथाकार, जो संस्कार के राजदूत बन भारत का भाग्य बदल रहे। रथ योजना द्वारा धर्म की अलग जला, वनांचलों के वातावरण बदल रहे। एक ऐसा सशक्त अभियान छेड़ा, नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद के खिलाफ नव जागरण कर रहा। नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद के खिलाफ नव जागरण कर रहा। वन यात्राओं द्वारा, हमारी बहुत सारी वन यात्राएं होती रहती हैं, वन यात्राओं द्वारा वनवासी और शहर एक साथ आपस में जुड़ रहा। एकल अभियान से ग्रामोत्थान देश को सशक्त संबल बना रहा। एकल अभियान से ग्रामोत्थान देश को सशक्त संबल बना रहा। निस्वार्थ भाव से जुड़ा कर्मयोगी विपरीत अवस्थाओं में भी अड़िग खड़ा रहा। हमारे कोरोना के टाइम के भी बहुत वॉरियर्स थे जो गांव-गांव में काम किए। निस्वार्थ भाव से जुड़ा कर्मयोगी विपरीत अवस्थाओं में भी अड़िग खड़ा रहा। कड़ी से कड़ी मिल मजबूत जंजीर बन रही। सरसता समरसता संस्कृति की धारा बह रही। यह धारा बनेगी एक विशाल जन जागृति, यह धारा बनेगी एक विशाल जन जागृति। यह पूरे देश में उद्घोषणा हो रही, यह पूरे देश में उद्घोषणा हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे हृदय के उद्गार थे। अब हमारी जो मुंबई चैप्टर की केंद्रीय पूर्व अध्यक्षा श्रीमती वर्षा सरावगी जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे समिति और रजत जयंती समारोह के बारे में प्रकाश डालें। मैं पहले सतीश तुलसियान जी का भी स्वागत करती हूँ, वो हमारे संग जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। सतीश तुलसियान का बहुत बहुत नमस्ते। बंद हो जाए तो वर्षा जी, माइक टू यू। हाँ, सभी को एकल प्रणाम। ये आवाज नहीं आती, इसमें क्या होता है? मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। कर देते हैं। हाँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है तो ना स्पीकर बोल पाता है और ना श्रोता सुन पाते हैं। वर्षा जी, यू अनम्यूट योरसेल्फ। एकल का मुख्य उद्देश्य है देश एवं समाज की विकास धारा से अलग थलग पड़े वनवासी समाज को देश की मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी व्यथा देश के कोने कोने तक पहुंचाना, ताकि शहरों में रहने वाला हर
एक मिनट, होस्ट ने मुझे म्यूट किया हुआ है। आई एम गेटिंग म्यूट हो जाती हूँ बार बार मैं। वर्षा जी आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, बराबर आवाज आ रही है। अच्छा, ओके। ताकि शहरों में रहने वाला हर शहरी इनके दर्द को समझे, इन असहाय वनवासियों में सेवा, संस्कार, स्वाभिमान जगाकर एक समृद्ध समाज की स्थापना करना, ताकि स्वस्थ, सक्षम, समर्थ भारत का निर्माण हो सके। एकल के 5 आयाम हैं: शिक्षा, संस्कार, आरोग्य, स्वावलंबन और स्वाभिमान निर्माण। शिक्षा के क्षेत्र में एकल वनवासी गांव में एकल विद्यालय की स्थापना करता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये गांव भारत के उन आंतरिक भागों में स्थित है जहां न सड़क है, न बिजली है, न यातायात के कोई साधन। ऐसी स्थिति में बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना असंभव होता है। एकल विद्यालय को गांव के मध्य में स्थापित करता है ताकि गांव का हर बच्चा स्कूल जा सके। अभी तक एकल 1 लाख गांव तक पहुंच चुका है और करीब 30 लाख बच्चे एकल विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। हमारा दूसरा आयाम है संस्कार। एकल श्रीहरि संस्कार का काम देख रही है और ये वर्ष हमारा रजत जयंती वर्ष है, यानी सिल्वर जुबली वर्ष। कुछ वर्षों के बाद ये अनुभव में आया कि मात्र शिक्षा पर्याप्त नहीं है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना अनिवार्य है। संस्कार युक्त शिक्षा ही एक बच्चे को योग्य नागरिक बना सकती है और मानव चिंतन में भी तभी परिवर्तन आ सकता है जब बच्चों के साथ साथ बड़े भी शिक्षित हों। अतः संस्कार केंद्र का गठन हुआ जहां गांव के सभी बड़े एक छत के नीचे एकत्रित होते हैं। यहाँ इन्हें स्वास्थ्य संबंधी बातें समझाई जाती हैं, सफाई संबंधी बातें समझाई जाती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी समझाई जाती है, इन्हें इनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया जाता है। छोटी छोटी बातें कि अगर आपको बैंक में अकाउंट खोलना है तो क्या प्रोसीजर होगा, हर चीज की इनको जानकारी दी जाती है। इसी आयाम के अंतर्गत गांव से योग्य युवक और युवतियों को चयनित कर उन्हें कथाकार बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर ये बच्चे अपने गांव में और अपने आस-पास के गांव में कथाएं कहते हैं। ये कथाएं अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिन्हें गांव वाले बड़ी रुचि और उत्साह से सुनते हैं। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है वैसे बार बार आई एम गेटिंग आई डोंट नो आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ, तो इन गांव में बच्चे, बड़े, पुरुष, स्त्री सभी नशा करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बेहद हर्ष होता है कि हमारी कथाएं या हमारी संस्था का काम जिन गांव में सुचारू रूप से चल रहा है, वहां या तो पूरा का पूरा गांव व्यसन मुक्त हो गया है या काफी अधिक मात्रा में लोगों ने नशा करना कम कर दिया है। और चूंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष है, उत्सव का वर्ष है, इसलिए इस साल बहुत अधिक मात्रा में गांव में कथाएं हो रही हैं और कथाकारों को उत्साहित करने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है और इनमें विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा 6 और 7 मार्च को, जो हमारी रजत जयंती का उद्घाटन कार्यक्रम होने जा रहा है दिल्ली में। उस भव्य कार्यक्रम में इन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग योजना है हमारी, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, और वो योजना है रथ योजना, जिसमें एक ट्रक को रथ का रूप दिया जाता है। रथ में एक प्रोजेक्टर स्क्रीन होता है और एक मंदिर, और ये रथ गांव-गांव जाता है और जिस भी गांव में ये रुकता है वहाँ उत्सव का सा माहौल हो जाता है। लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और प्रोजेक्टर स्क्रीन में रामायण, महाभारत और देश प्रेम की फिल्में दिखाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये गांव इतने पिछड़े हैं
यहाँ पर मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता। ऐसी अवस्था में जब हमारे रथ इन गांव में पहुंचते हैं तो लोग खुशी से झूम जाते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर में जो रथ का जो मंदिर होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूजा का अवसर दिया जाता है। इन गांव में हर व्यक्ति को पूजा का अधिकार भी नहीं होता, लेकिन मुझे बताते हुए बेहद गर्व महसूस होता है कि हमारे इन मंदिरों में प्रत्येक व्यक्ति को पूजा का अवसर दिया जाता है और इससे काफी हद तक सामाजिक कुरीतियां दूर हो रही हैं। इस वर्ष मुंबई चैप्टर 4 रथ हरि कथा को दे रहा है, एकल हरि कथा को दे रहा है, जिसमें से 3 रथ बन सवर कर तैयार होकर जयपुर से निकल पड़े हैं। 2 रथ का उद्घाटन इस संडे को होने जा रहा है। तीसरे रथ का उद्घाटन 26 जनवरी को होने जा रहा है। मेरे वक्तव्य के बाद उषा आपको छोटी सी वीडियो 2 या 3 मिनट की दिखाएंगी, जो हमारे कथाकार, जिनमें आप हमारे कथाकार भाई बहनों को भी सुनेंगे और इन रथों को भी देखेंगे। हमारा तीसरा आयाम है आरोग्य। शिक्षा और संस्कार के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि गांव वाले स्वस्थ रहें और इसके लिए संस्था आरोग्य केंद्र की स्थापना करती है एकल गांव में, जहां पे आचार्य एवं आचार्या गांव वालों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं। हर परिवार को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने घर के बाहर पोषक वाटिका का निर्माण करे। पोषक वाटिका यानी औषधि युक्त वनस्पति उगाना। रेखा जी, मैं आपका भी ध्यान चाहूंगी। This subject is very close to your heart and you will appreciate that we are also doing what you are telling people to do. हम गांव वालों को बताते हैं कि अगर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो ये पत्ते उबाल करके लीजिए। अगर आपको बुखार है या जोड़ों का दर्द है तो इस जड़ का सेवन करिए, जिससे गांव वालों को बहुत बहुत फायदा हो रहा है। और चूंकि ये वनस्पति निःशुल्क हैं और भरपूर हैं, उन्हें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। हमारी चौथी योजना है स्वावलंबन। ये सारी प्रगति अधूरी है अगर गांव वालों का आर्थिक विकास न हो, और इसके लिए भी एकल कार्यरत हैं। महिलाओं और पुरुषों को लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आसपास के कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में काम कर सकें। किसानों को 3 लेयर्ड फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार एक जमीन के टुकड़े में वो 3 गुना ज्यादा फसल उगा सकें। बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। और हमारा 5वां आयाम है स्वाभिमान निर्माण, जिसके लिए संस्था को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर कोई बच्चा या कोई युवक शिक्षित है, संस्कारित है, स्वस्थ है, अपने पैर पर खड़ा है, तो उसके अंदर स्वाभिमान तो स्वतः ही निर्माण हो जाएगा। हमारी कार्य को देखते हुए 2017 में संस्था को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ये पुरस्कार हमें दिया। और कोविड काल में भी हमारी संस्था ने अभूतपूर्व कार्य किए। सारे कार्यकर्ताओं ने फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से 3 लाख गांव में संपर्क किया, सबको बताया प्रिवेंशन, आपको कैसे लोगों को क्वारंटीन करना है, कैसे आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको सैनिटाइज करना है, बार बार हाथ धोने हैं। जिसके फलस्वरूप इन 3 लाख गांव में से एक गांव भी कंटेनमेंट जोन में नहीं आया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे इस कार्य के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर ने संस्था को सम्मानित किया। और अब मैं उषा से अनुरोध करूंगी, हमारी मुंबई चैप्टर की मंत्री हैं, बहुत ही निपुण मंत्री हैं, कि जरा वो वीडियोस आप लोग सबको दिखाएं ताकि आपको रथ की जानकारी मिले, आपको हमारे कथाकारों की थोड़ी सी झलकियां देखने को मिले। हाँ, चालू करती हूँ। थैंक यू सो मच। भगवत महापुराण की, जमुना मैया की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, भारत माता की, जय जय श्री राम।
हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हर कुछ तो समय निकाल हर गुण गाने के लिए। दूसरा स्टाइल करेंगे, दूसरा स्टाइल एकल उद्घोष। मित्रों, ये एकल अभियान भी प्रेम की गंगा का नाम है। भगवान कौन है, क्या है, ये जानने के लिए मेरे मन में बहुत इच्छा थी। ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আমি আপনাদের মাঝে রেখে যাব। জয় শ্রীরাম। जय श्री राम। माय गणेश। उद्घोष क्रांति श्री राम की एवं रामायण प्रतियोगिता देखें अपने परिवार, इष्ट मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ और बनाएं भारत को विश्व। बहुत सुंदर वीडियो था और ये आपने देखा कि रथ कैसे निकल चुके हैं। अब मैं हमारी वर्षा जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रोफेसर रेखा जी को इंट्रोड्यूस करें। मैं एक बार सबको वापस से म्यूट कर रही हूँ, प्लीज वर्षा जी फिर करिएगा अपने आप को। हाँ, ओके। भारतीय चिंतन में मानव शरीर को धर्म का साधन माना गया है और इस हेतु सदैव स्वस्थ रहने को कर्तव्य बताया है। अच्छा स्वास्थ्य महावरदान है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा और अगर मन स्वस्थ है तो विचार स्वस्थ होंगे। To stay fit should not be a destination, but it should be a way of life. And to help us achieve this, we have amongst us very talented, very knowledgeable, very graceful Professor Rekha Vinay Kumar Divekar. She is MSc First Class in Organic Chemistry and has worked as a lecturer. Post her retirement, she has been giving talks and conducting workshops on topics like chemistry in the kitchen, yoga and ahar, staying youthful forever, slimmer waist, fuller life, every woman's dream across India and abroad. She has given talks at Bhabha Atomic Research Center, Mumbai Customs, Maharashtra Police Academy. She has done workshops at New Jersey, Nairobi, Kenya, UK, etc. Last but not the least, she is also the proud mother of the most qualified and sought after nutritionist and sports science expert, Ms. Rujeta Divekar. So ladies and gentlemen, please put your hands together for one and only Professor Rekha Vinay Kumar Divekar. और आप सभी से अनुरोध है रेखा जी को सुनने से पहले कि कृपया अपने आप को म्यूट रखें ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के हम उन्हें सुन सकें। बहुत अच्छा बोलती हैं
और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, तो इसलिए प्लीज कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे प्लीज। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो चैट पे डाल दें। हाँ, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हमने क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रखा है और टाइम उसको अलॉटेड भी है, तो आपके क्वेश्चंस रेखा जी बाद में लेंगी। सो ओवर टू रेखा जी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर वंस अगेन फॉर रेखा जी। आई आप म्यूट पे है। उनको पिन कर लो। 1 minute. या शी इज देयर। अभी सुन सकते हो आप? या यस, ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एकल श्री हरि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुझे आपके साथ बात करने की संधि मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इधर आके आपके साथ संवाद करने का मौका दिया, तो थैंक्स अ लॉट। सो अभी ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ बाकी सब बातों में, क्योंकि एज इट इज ये सब मैंने देखा, बहुत मजा आया, आपका रथ देख के भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी डायरेक्टली हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है सीक्रेट्स इन द किचन, ओके, एंड अलोंग विद दैट इम्यूनिटी, गुड हेल्थ, एंड देन दिस पैंडेमिक में कैसे बिहेव करने का है, ये सब आप जानना चाहती हैं। तो इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहती हूँ कि ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। इसमें आपने जो टॉपिक दिया है उसमें है वेट लॉस है, गुड हेल्थ है, इम्यूनिटी है और सीक्रेट्स इन द किचन, ये भी है। सो अभी क्या है कि वेट लॉस हम क्यों चाहते हैं, ये पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। वेट लॉस हमको ऐसे लगता है कि यदि हमारा वेट कम हो जाए तो हमारे सब कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक साइज में, हर एक शेप में, हर एक वेट में हेल्दी लाइफ हो सकता है। मुझे लगता है ये सुन के बहुत लेडीज को अच्छा लगेगा कि ऐसे जरूरी नहीं है कि सब लोगों को करीना जैसे फिगर मिले, 55 kg वेट रहे या 60 kg भी वेट रहे। जो आपका वेट है उसमें यदि आप हेल्दी रहें, आपका जो हेल्थ पैरामीटर्स है वो सब बराबर रहे, तो आपको अपने वेट का इतना ज्यादा ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो वेट लॉस हम एक बाजू रखते हैं, ओके, क्योंकि वेट लॉस इज नॉट, मतलब वेट लॉस हमें ये गारंटी नहीं देता है कि मेरा 5 किलो वजन कम हुआ तो मैं बहुत अच्छी हेल्थ पाऊंगी। ऐसे कुछ नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम अपना वेट लूज करते हैं लेकिन वेट के साथ हमारी हेल्थ भी जाती है। ये तो आपको नहीं चाहिए किसी को। आपको क्या चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। तो इसलिए हमें किस चीजों पे अभी ध्यान रखना चाहिए? हमारी गुड हेल्थ, इम्यूनिटी, ओके। अभी इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। यदि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही आपको इम्यूनिटी अच्छी मिलेगी। यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। और इसलिए तो अभी हमारा गवर्नमेंट भी बोल रहा था कि जिन लोगों को कुछ बाकी सारे मॉर्बिडिटीज यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ का, तो आप लोगों को ज्यादा सावध रहना चाहिए। क्यों सावध रहना है? क्योंकि गुड हेल्थ नहीं है, तो गुड हेल्थ नहीं है इसलिए इम्यूनिटी नहीं है। तो ये चीज एक साथ हम जुड़ेंगे कि गुड हेल्थ इज इक्वल टू इम्यूनिटी। यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो अभी पैंडेमिक आया, कोरोना आया, तो हम जाग उठे और हमने सोचा कि चलो अब इम्यूनिटी उठाते हैं, इम्यूनिटी के तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन ये पॉसिबल है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं ये पॉसिबल हो सकता? क्योंकि इम्यूनिटी ये ऐसी चीज नहीं है कि एक रात में बढ़ेगी। जैसे मराठी में हम लोग एक चीज बोलते हैं, पी हळद हो गोरी। इसका मतलब क्या है? आप हल्दी खा जाओ और आपका कलर, आपका रंग अच्छा गोरा गोरा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। यदि हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं कि जब आपको लगता है थर्स्टी, तहान लगे, तो आप कुआं खोदने जाए, तो वो पॉसिबल है क्या? कुआं खोदना नहीं पॉसिबल है। कुआं खोदेंगे, पानी मिलेगा, तब तक आप तो क्या होगा आपका पता नहीं। तो इसलिए इम्यूनिटी ऐसी चीज नहीं है कि एक रात में मिलेगी आपको। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो हमेशा आपके लिए अच्छा हो। आप हमेशा के लिए अच्छा खाना खाते हो, अच्छा एक्सरसाइज करते हो, अच्छी तरह से स्लीपिंग जो आपका पैटर्न है वो यदि आपका अच्छा है, आपका मेंटल स्टेट अच्छा है, तो ही आपका हेल्थ गुड होगा और आपका इम्यूनिटी भी अच्छा होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ समझो कोई लोग अभी दालचीनी खा लेते हैं और उनको लगता है कि चलो मेरी अभी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो ऐसा एक कोई चीज खा के आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन ओवरऑल आपका यदि खान पान अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी जरूर हो जाएगी। अभी आप सबने इंडिया का जो अपना अजिंक्य रहाणे, उसने जो अपने लोगों को बोला था, जो खेलने को गए वो, तो उसने उनको बताया कि आप एक चीज करो, सबको बोला कि आप नॉर्मल खेलो, आप नेचुरल खेलो। बराबर है? और क्या रिजल्ट आया? जब नॉर्मल खेले, जब नेचुरली खेले, तो इंडिया को कितना बहुत बड़ा हिस्ट्री ही हो गया। हम लोग जीत गए, ट्रॉफी मिल गई। तो ये जो नॉर्मल है, जो नेचुरल है, यही हमें हमारे डाइट में भी करना है। हम क्या करते हैं कि कोई वेस्टर्न कंट्री से कुछ ऐसा चीज लाते हैं कि जो हमने कभी सुना भी नहीं है, कभी आज तक हमारे घर में आया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला और हमने खाना स्टार्ट किया। तो वो नॉर्मल हो गया क्या? वो नेचुरल हो गया क्या? वो नहीं हुआ नेचुरल एंड नॉर्मल। तो इसलिए अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे कुछ चीजें जो हम किचन में करेंगे, सब एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है। कुछ मैं ऐसा रॉकेट साइंस आपको नहीं बताने वाली हूँ। आपको ये चीज पता ही होगी, लेकिन आपको ये नहीं शायद पता होगा कि इसका असर इतना बड़ा और इतना अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे किचन सीक्रेट्स की तरफ। तो मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाली हूँ जो आप इजीली अपने किचन में चेंज कर सकते हैं, या यदि है आपके किचन में तो वही आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो पहली चीज है रिगार्डिंग आप कौन से वेसल्स में खाना पका रहे हो, कौन से वेसल और कौन से ग्लास से पानी पी रहे हो। तो बहुत ही अहम चीज है कि आप सब लोहे का यानी कि आयरन का कढ़ाई का इस्तेमाल करो, आयरन के तवा का इस्तेमाल करो। आयरन के तवा पे आपको जो फलका बनाना है, रोटी बनानी है और डोसा बनाना है, जो कुछ बनाना है वो आप आयरन के तवे पे बनाओ। क्या रीजन है इसका? इसके कारण हमारे पेट में आयरन जाता है, और जब आयरन हमारे पेट में जाता है तो हमारी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ती है। जब हमारी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन का जो हर एक अपने हेड से लेके टोच तक सब जगह न्यूट्रिएंट्स जो कैरी करता है वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन हमारे शरीर के लिए, और मैं इम्यूनिटी के लिए भी आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है
तो चांसेस ज्यादा है कि आपको कुछ इन्फेक्शन होगा। तो यदि आप ये अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप आयरन कढ़ाई में आपका खाना बना रहे हो, ना कि नॉन स्टिक वेयर में, ना कि एल्यूमिनियम के वेसल्स में। अभी क्यों एल्यूमिनियम वेसल्स नहीं यूज करने चाहिए? क्योंकि एल्यूमिनियम वेसल्स यदि आप यूज करेंगे तो आपके शरीर में जो जिंक की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, और जिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए। जिन जिन लोगों का जिंक लेवल्स कम हो जाता है वो सब का इम्यूनिटी बहुत ही जल्दी उतर जाता है। तो जिंक यदि आपको अच्छा रखना है तो एल्यूमिनियम अपने किचन से निकालना चाहिए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम अपने पेट में जाता है वो जिंक को निकाल देता है अपने बॉडी से और उसकी जगह देता है। तो इसलिए कभी भी एल्यूमिनियम का वेसल्स, एल्यूमिनियम का फॉइल आप नहीं यूज करोगे, और आप नॉन स्टिक भी नहीं यूज करोगे, क्योंकि जब हम नॉन स्टिक यूज करते हैं तो यदि आप खुद प्रयास करें उसको साफ रखने का, यदि आप वो वुडन स्पैचुला यूज करें, फिर भी आप क्या देखते हैं कि उसमें से कुछ वो व्हाइट आ जाता है, वो ब्लैक निकलता है। अब ये ब्लैक जब निकलता है तो वो हम फेंक नहीं देते, हम ऐसे यूज करते हैं जब तक वो पूरा व्हाइट ना हो जाए। तो वो पूरा जो लाइनिंग है उसका वो अपने पेट में चला जाता है, जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं, और वो टेफ्लॉन पचाने के लिए हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स नहीं होते, और इसलिए वो हमारे शरीर में बहुत ही स्लोली पॉइजन या बोलते हैं ना फॉरेन मटेरियल जैसे काम करता है, शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है। तो इसलिए पहला जो मेरा सीक्रेट है किचन का वो है कि सिर्फ एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक वेयर मत यूज करना, बाकी आयरन यूज कर सकते हो, पित्तल का उसको कलह करके आप टीनिंग करके आप यूज कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हो। ये मेरा पहला टिप है। अभी दूसरा मैं बोलूंगी कि आप जब खाना खाने को बैठते हैं तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपका पूरा फोकस जो है वो आपके खाने के ऊपर हो। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी हम व्हाट्सएप देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और बहुत ही अपना जो मन है वो अपने खाने के ऊपर नहीं होता, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारे पांचों सेंसेस से हम लोग यदि उस पे ध्यान दें तो क्या होता है कि हम कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते। यदि हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा नहीं, और तो वेट लॉस का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो यदि आपको बराबर मात्रा में खाना है तो क्या जरूरी है कि पूरा ध्यान आपका अपने खाने पे ही होना चाहिए। मोबाइल वगैरह दूर रखो, टीवी दूर रखो, और यदि आपको पॉसिबल है तो आप एटलीस्ट एक बार दिन में नीचे बैठ के खाओ। पहले हम जैसे खाते थे, डाइनिंग टेबल नहीं था किसी के घर में, सब लोग नीचे बैठ के चौकड़ी मार के अच्छी तरह से खाते थे, क्योंकि ऐसा जब हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो जब जब ये पॉसिबल है तब आप नीचे बैठ के खाना। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जब आप रात का खाना खाते हैं, अभी देखो ब्रेकफास्ट ये सब बारे में मैं बोलूंगी, लेकिन टाइमिंग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली जो डिनर का टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि हम बहुत बार बहुत लेट खाते हैं, 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, बाहर जाके आते हैं, और जब हम खाते हैं और जब बाद में नींद आ जाती है तुरंत ही, तो हमारे खाने में और सोने के टाइम में कुछ गैप ही नहीं रहती। तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि आपके खाने के टाइम में, खाने के समय में
और नींद के समय में 2 घंटे का समय, 2 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। यदि गैप ये नहीं होगी और आप वो टाइम खाएंगे तो भी चांस है कि आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। और बहुत लोगों की ये भी आदत होती है कि रात का खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं, तो फल खाने का वो टाइम नहीं है। यदि आप वो टाइम फल खाओगे तो फ्रुक्टोज यानी कि एक टाइप ऑफ शुगर पेट में जाती है, और खाने के बाद आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है और वेट बढ़ने का चांस भी होता है। इसलिए ये चीज आप ध्यान रखो कि बहुत ही टाइम पे, मतलब 7 to 8 PM आप खा लो और 10 बजे आप सो लो। और सोने का भी जो टाइमिंग है वो भी 12 बजे रात को ऐसे नहीं होना चाहिए, वो 10 बजे के आसपास रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप 10 बजे के आसपास सोते हैं तो क्या होता है कि जो अपना पूरा बॉडी का रिकवरी सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से वो टाइम में काम करता है। तो ये जरूरी है कि टाइम पे सो लो और टाइम पे खा लो। तो ये हो गई मेरी इन जनरल किचन के टिप्स। और खाना खाने के लिए भी यदि आपको जब जब मौका मिलता है तो क्या करो, एक बनाना लीफ यदि आपको मिले, यदि आप किधर बाहर गांव जाते हैं या घर में भी कभी कभी बनाना लीफ हम लाते हैं, कुछ पूजा हो ये हो, तो वो टाइम आप बनाना लीफ पे भी खाना चालू करो। क्योंकि जब हम बनाना लीफ पे खाना समझो अपने चावल रखे और उस पे डाल दी उस पे, तो एक अलग ही एरोमा आ जाता है। क्योंकि वो जो लीफ से कोई अच्छे केमिकल्स निकल आते हैं वो टेम्परेचर में, और वो जो फाइटोस्टेरॉल्स बोलते हैं उनको, वो अपने बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए जब जब पॉसिबल है तब तब आप बनाना लीफ, केले का पत्ता खाने के लिए इस्तेमाल कर दो। तो इसके बाद में मैं बात करूंगी कैसे आप सुबह उठ के शाम तक क्या क्या खाएं, और उसी में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आपके गुड हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए आपको जरूर हेल्प करेगा। तो जब आप सुबह उठते हैं तो नॉर्मली हमारी क्या आदत होती है कि हम चाय का बहुत ख्याल करते कि चलो तुरंत पहले चाय बनाएं। तो एक चीज ध्यान रखना कि पहले थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी पी लो पहले, और वो पानी में कुछ डालने का प्रयास मत कीजिए, सिर्फ गुनगुना पानी पीजिए। और गुनगुना पानी पीने के बाद आपको खाना है कुछ भी एक फ्रूट लाइक बनाना, एंड इफ आपको बनाना अच्छा नहीं लगता यदि, तो आप क्या खा सकते हो, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट, नट खा सकते हो। यानी कि जो काली द्राक्ष है, जो जिनको मुनक्का बोलते हैं, वो रात भर आप पानी में भिगाओ मुनक्का, वो मुनक्का खाओ, और उसके साथ रात भर भिगाया हुआ बादाम खा लो, उसका छिलका निकालो। और ये यदि आप ये कॉम्बिनेशन खाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये जो मुनक्का है उसमें बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा है, और आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण आपका इम्यूनिटी, हीमोग्लोबिन, गुड हेल्थ, सब कुछ आपको इससे मिलने वाला है। तो ध्यान रखिए। और मुनक्का शुड बी योर फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग, अलोंग विथ कभी कैशू खाइए, काजू खा सकते हो, पिस्ता खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, कुछ भी, लेकिन ये चीजें जरूर खाना, नहीं तो बनाना खाना, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला मील। तो उसके बाद यदि आपको आदत है तो चाय पीजिए। उसके बाद आप क्या खाओगे? ब्रेकफास्ट। अभी क्या फैशन हो गई है कि सब लोगों को ऐसा लगता है, यदि आप किसी बिग मॉल में खरीदने के लिए जाओ तो आप देखोगे कि बहुत सारे सीरियल्स के वैरायटीज होते हैं, ओट्स है, सीरियल्स है, और उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है कि इसमें ये है, वो है, ये न्यूट्रिएंट है, ये मिनरल है, ये विटामिन है, इसलिए यही ले लो।
लेकिन आप ध्यान में रखो कि कोई भी पैकेज्ड फूड आपको न्यूट्रिशन नहीं देता है। कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जंक फूड के बराबर ही होता है। और आपका जो सुबह का नाश्ता है, जो पहली चीज आप खाने वाले हो आपके पहले ड्राई फ्रूट के बाद, तो दैट शुड बी होम मेड हॉट नाश्ता। तो यदि आपको जो अच्छा लगे, कोई ठेपला खाएगा, कोई पराठा, पोहा, उपमा, इडली, डोसा, जितने सारे वैरायटी, पूरा 1 महीना जा सकता है, आप रोज अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो कोई भी हॉट ब्रेकफास्ट बनाओ। यदि आपको हॉट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो अपने इंडियन अल्टरनेटिव जो है, यानी कि रागी सत्व है, नाचनी का सत्व जो होता है, वो आप दूध में उबाल के खा सकते हो, या जवार का या सत्तू का आटा मिलता है, वो सब कुछ, या पहले दिन का रोटी हो, पहले दिन का चावल हो, उसको भी तड़का दे के आप खा सकते हो। लेकिन कभी भी पैकेज्ड फूड नहीं खाना है। अपना जो कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, ध्यान में रखो, सब अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स आए हैं जिसका बेसिक रीजन है कि पैकेज्ड फूड। हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट नहीं खाएंगे, एप्पल नहीं खाएंगे, लेकिन एप्पल जूस, रियल जूस करके आपको लगता है कि वो उसमें कुछ नहीं होगा प्रिजर्वेटिव, लेकिन ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है। पैकेज फूड में हमेशा बहुत सारे केमिकल्स डाले हुए होते हैं, और इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पहला जो सुबह का खाना है वो हॉट होममेड ब्रेकफास्ट ही होना चाहिए। ठीक है, ये खाने से क्या होगा, आपकी जो सुबह है वो अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, आपको ताकत आएगी अगले काम करने के लिए। और बाद में अभी आप समझो कि 8, साढ़े 8, 9 बजे, 9:30 बजे तक आपका नाश्ता हो जाता है, फिर अभी खाने का टाइम क्या आया, 1:30 आप लोग में भी खाना खाते हैं, बराबर है ना। तो अभी ये गैप जो है ना बहुत बड़ी हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए, अराउंड 11:30, 11, साढ़े 11 बजे आप एक काम कीजिए, कोई भी एक फ्रूट खा सकते हो, या कोई भी एक शरबत ले सकते हो। अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है, तो मैं आपको इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, तो मैं बोलूंगी कि आप आंवला शरबत ले लो, आप नींबू शरबत भी ले सकते हो ना, कभी एक दिन नारियल का पानी जो है वो भी ले सकते हो। तो डिफरेंट बेल का शरबत होता है, बहुत सारे अमृत कोकम जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा शरबत है। तो कोई भी शरबत, सब कुछ कोई भी आप ले सकते हो शरबत के फॉर्म में, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये टाइम आपको क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी होता है, गर्मी नहीं भी हो, थोड़ा सा ठंड भी हो, तो भी ठंड में भी बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। लेकिन क्या होता है कि ठंड में हमको पानी पीने का मन नहीं करता है, बराबर है ना, हमको ऐसा लगता है कि नहीं पानी नहीं पिए क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। तो ये टाइम यदि आप एक शरबत पिएंगे ना, तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा, आपका हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा, कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और आपको विटामिन सी मिलेगा। अभी ये विटामिन सी है, ये भी आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। अभी आपने सुना होगा कि अभी च्यवनप्राश यदि आप लेने जाओ, च्यवनप्राश नहीं मिल रहा है मार्केट में। क्यों नहीं मिल रहा है मार्केट में च्यवनप्राश? क्योंकि अभी सबको पता चला आंवला में विटामिन सी है, और ये आंवला का कुछ इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, तो इसलिए सब लोग चलते हैं च्यवनप्राश खाने के लिए। च्यवनप्राश अच्छा ही है, नो डाउट, लेकिन यदि आपको च्यवनप्राश नहीं भी मिले मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हो, आंवला लाओ और उसको ग्रेट करो, उसका जूस निकालो, उसमें शुगर, नमक, थोड़ा सा नींबू डालो, थोड़ा सा अदरक का जूस डालो और आप पियो। बहुत ही अच्छा
वो एक ड्रिंक है जिसमें अमला भी है, नींबू भी है, अदरक भी है। तो ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। इधर मैं आपको कहना चाहूंगी कि यदि कोई आप में से इंस्टाग्राम पे है तो मैं इंस्टाग्राम पे इसका रेसिपी भी डाली हूँ। मेरा हैंडल है सिंपल रेखा दिवेकरी है, तो आप रिफर कीजिए और उधर उसका रेसिपी भी दी हुई है। और ग्रेट करके जूस निकाल के जो रहता है उसका भी बहुत अच्छा मुखवास बनता है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता और आपको बहुत ही फायदा देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो मिड मील जो 11 साढ़े 11 बजे होगा। अभी बाद में टाइम आ गया अपने लंच का, तो लंच में आप क्या लेते हो, वो नॉर्मल जो लेते हो वो ले लो। दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ आपको अच्छा लगता है सब आप ले सकते हो। दाल चावल रोटी सब्जी सब चीजें ले सकते हो, लेकिन एक चीज जरूरी है, उसके साथ कुछ भी एक चटनी लेना जरूरी है। वो सेंगदाना का हो या तिल का हो या खोबरे का हो, कुछ भी हो सकता है। और खाना खाने के बाद छाछ लेना भी बहुत जरूरी है। अभी क्यों ये दोनों चीजों की जरूरी है, क्योंकि ये जो सेंगदाना है, तिल है, इसमें से हमें इसेंशियल फैट्स मिलते हैं और ये इसेंशियल फैट्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और जो छाछ हम पीते हैं, वो छाछ से हमें जो प्रीबायोटिक बैक्टीरिया प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो बोलते हैं वो हमें मिलते हैं। वो हमारे शरीर के लिए, आपने अभी सुना होगा, आपका गट हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो गट हेल्थ आपका अच्छा रहता है जब आपके डाइट में छाछ का इस्तेमाल हो। दही छाछ होना बहुत जरूरी है। और इधर मैं और एक चीज आपको बतानी चाहूंगी, वो चीज है घी। बहुत लोगों को, और मुझे पता है कि आप सबको तो बहुत अच्छा लगता है घी, आप सब खाते ही होंगे, लेकिन ऐसा मत सोचो कि मेरा वेट बढ़ता है घी के कारण। ऐसे कभी भी नहीं होता। घी खा के किसी का भी केवल लेटा हुआ आएगा उसके गैरेज से। हेलो, बीच में प्लीज मत बोलो। तो घी जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। वो समझो कि एक मिरेकल है अपने लाइफ में हुआ, क्योंकि उसमें जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, उसमें जो केमिकल है वो बहुत अच्छे काम करते हैं। जो हमें जो लगता है ना कि फैट खा के हम फैट होंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि लोहा ही लोहे से काटता है, लोहे को काटता है, बराबर है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो यदि आपके खाने में फैट हो, अच्छी क्वालिटी का फैट हो, तो ही वो आपके शरीर में जो फैट होता है उसको काटेगा, उसको निकाल देगा। तो डरिए मत, आपको घी खाना भी बहुत ही जरूरी है। तो इधर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप वेजिटेबल्स यूज करते हो तो आपको कैसे वेजिटेबल्स यूज करने चाहिए। कोई हम ऐसे यूज करते हैं जो सैलड, मतलब जो हम कुक नहीं करते, बराबर है, जैसे कि काकड़ी है, गाजर है, टोमेटो है, हम क्या करते हैं उसका सैलड बनाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि लोग सिर्फ उसको स्लाइस बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं। ऐसे खाके हमें कुछ नहीं मिलता। यदि हमें गाजर, विटामिन ए, ऐसा हमें लगता है कि विटामिन ए के लिए हम गाजर खाएंगे, तो उसके साथ कुछ अच्छा क्वालिटी फैट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन है वो सिर्फ फैट में डिसॉल्व होते हैं। यदि आपके डाइट में अच्छा क्वालिटी का फैट होगा तो ही आपको वो विटामिन ए मिलेगा। हम क्या बोलते हैं हमेशा कि जो हम खाते हैं वैसे हम बनते हैं, बराबर, वी आर व्हाट वी ईट। लेकिन ज्यादा करेक्टली क्या बोलना चाहिए, वी आर व्हाट वी एसिमिलेट। समझो गाजर खाए और वो पचा ही नहीं, उसमें से विटामिन ए हमें मिला ही नहीं, तो क्या फायदा। तो वो मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए,
अच्छी क्वालिटी फैट उसमें होना चाहिए। तो इसलिए हम गाजर कैसे खा के आ रहे हैं, आप सब फिल्मी हिंदी फिल्म्स देखते होंगे, गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा खाएंगे तो विटामिन ए जरूर मिलेगा, नहीं तो कोशिम्बिर मतलब वो जो कचुम्बर बोलते हैं जिसको, जिसमें हम नारियल डालते हैं और उसको अच्छा तड़का देते हैं राई हिंग का, वो खा के भी हमें वो एसिमिलेट हो जाएगा। तो इसलिए जो आप अनकुक्ड वेजिटेबल खा रहे हो उसमें आप ध्यान रखो कि वो आप सिर्फ सैलड यानी कि स्लाइस बना के मत खाना, क्योंकि स्लाइस बना के खा के आपके शरीर में वो एसिमिलेशन नहीं होता, ठीक है। और जो वेजिटेबल आप कुक करके खाते हो, जैसे कि लौकी हो या फ्लावर हो, कैबेज हो, वो अच्छी तरह से मतलब वो तड़का वगैरह ऑयल डालो, धना जीरा पाउडर डालो, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बना के खाना। ऐसे नहीं खाना कि सिर्फ लौकी उबाल दिया और वो लौकी खा ली। तो यदि आप सिर्फ उबाल के खाओगे तो वो देख के ही आपके मुंह में सलाइवा नहीं आएगी, क्योंकि हम देख के हमें लगता ही नहीं है कि वो हम खाए। और जब हमारे मुंह में सलाइवा नहीं आती है तो हमारे पेट में भी कुछ अच्छे एंजाइम्स नहीं आते जो उसका पाचन करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जो हम बनाते हैं वो प्रेजेंटेबल, मतलब प्रेजेंटेबल लोगों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए, हमारे आंखों को अच्छा लगे, हमें लगे कि अरे वो उठा के हम खाए, उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए, तो ही हमारे पेट में अच्छे एंजाइम्स आते हैं और हमें उसका पूरा पाचन होके एसिमिलेट होके सब न्यूट्रिएंट्स जो है हमें मिलते हैं। अभी एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको इधर, कि आप जब दाल बोलती हूँ मैं, तो एक ही दाल मत इस्तेमाल करो। यानी कि कोई लोग ऐसे कि सिर्फ मूंग दाल इस्तेमाल करते हैं, कोई तुअर दाल, सिर्फ तुअर दाल। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खाने में होना। क्या है ये बायोडाइवर्सिटी? तो ये बायोडाइवर्सिटी मतलब है कि जितना वैरायटी आप खाओगे, यानी कि मसूर दाल खाओ, मूंग दाल खाओ, तुअर दाल खाओ, राजमा खाओ, छोले, मठ, सब कुछ खाओ। जब हम ये सब कुछ खाते हैं तो हमको सब जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की, वो तभी पूरी हो जाती है जब हम बायोडाइवर्सिटी ये पल्सेस में रखते हैं, क्योंकि ये पल्सेस में से ही हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ये अमाइनो एसिड से सब प्रोटीन्स का शरीर को जो जरूरी है वो निर्माण करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ एक दाल खा के हमें सब अमाइनो एसिड्स नहीं मिलती, तो सब टाइप का आप खाना खाओ, यानी कि पल्सेस, दाल सब इस्तेमाल करो। सिमिलरली वेजिटेबल्स भी आप सब टाइप के खाओ। क्या है कि अभी सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं, देखो बारिश में कोई खास ग्रीन वेजिटेबल आते हैं, समर में कुछ आता है, ठंड में आता है, तो ये सब आप लाओ, उसका सब्जी बनाओ, और जितना जो मार्केट में जितना सब वैरायटी मिलता है ग्रीन वेजिटेबल का, सब लाओ और सब खाओ। तो जितना अपना बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा उतना हमारा जो गट बैक्टीरिया है पेट में, हमारे गट में यानी कि इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। हमें लगता है कि बैक्टीरिया मतलब सब पैथोजेनिक है, हमें डिसीज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से फ्रेंडली बैक्टीरिया ही है, और ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे शरीर में कब बढ़ेंगे? जब हमारे डाइट में बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी कि बहुत सारे पल्सेस, बहुत सारे वेजिटेबल्स, और उसके साथ बहुत सारे मिलेट्स भी। क्या है ये मिलेट्स? मिलेट्स है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब है मिलेट्स। अभी आप ये सब मिलेट्स कब खाओगे? आपको मिलेट्स को खाना है ज्यादा करके डिनर में,
ओके, डिनर में अभी सुबह यदि आपने रोटी सब्जी खा ली, गेहूं की रोटी सब्जी खा ली, चावल खा लिया, अभी शाम को 4 to 6 में भी आपको कुछ जरूर खाना है। ये खाना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ये टाइम नहीं खाते हैं तो रात को आप बहुत ज्यादा, आपको ऐसा लगता है कि कितनी भूख लगी है, और फिर रात को ज्यादा खाएंगे तो हम हमेशा अपना वजन बढ़ता है। तो यदि रात को आप यदि चाहते हैं कि आपका वेट ज्यादा मत हो तो आपको रात को कम खाना चाहिए। कम मतलब आप पहले खा लो 4 to 6 में कुछ अच्छा होलसम कुछ, यानी कि जो सुबह नाश्ता करते हैं उसमें से भी जो बचा हुआ है वो भी खा सकते हो। नहीं तो अभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है तो गोंद का लड्डू खाओ। खाते हैं ना, बनाते हैं ना आप लोग गोंद का लड्डू, मेथी का लड्डू, रागी का लड्डू, चिवड़ा बनाते हैं, या खाकरा, ऐसा कुछ अच्छा खाओ बिटवीन 4 to 6। यदि आप ये टाइम में कुछ अच्छा खाओगे तो आपको रात को भूख भी कम लगेगी, और जब आपको ये भूख कम लगेगी आप एक छोटा सा भाकरी खा लो, उसके साथ कुछ वेजिटेबल वो खा के आपका पेट भरेगा। और यदि आपको नहीं खाना है रोज मिले तो आप चावल भी खा सकते हो रात को। चावल इन द फॉर्म ऑफ, आप सब लोग खिचड़ी खाते ही है मुझे पता है, पतली खिचड़ी जो आप मूंग डाल के बनाती है, सिर्फ हल्द जीरा वगैरह डाल के, वो खाओ। नहीं तो पुलाव, दाल चावल, जो कुछ आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हो, और भाकरी खा सकते हो। तो ये हो गया आपका रात का डिनर। तो देखो कितना बायोडाइवर्सिटी आ गया आपके खाने में। सुबह से लेके ड्राई फ्रूट से लेके मिलेट तक, घी भी आया, बहुत सारा चटनी का वैरायटी भी आया। तो ये सब खा के ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपका सेहत अच्छा नहीं हो। तो जब आप घी खाते हैं, अभी देखो घी कितना खाना चाहिए, एक सुबह जब आप लंच लेते हैं वो टाइम, और रात को डिनर, दोनों में 1-1 टीस्पून आप खा सकते हो। यदि आपके ट्रेडिशनल सिस्टम है कि कोई कोई सब्जियां, सब जो कढ़ी है या कोई आलू का सब्जी है, यदि आप वो घी में बनाते हो वो घी में ही बनाओ। ट्रेडिशनली जैसे आप खाते आ रहे हो वैसे ही खाओ। वापस एक बार मैं अजिंक्य रहाणे का बात करती हूँ कि जितना नेचुरल, जितना नॉर्मल आपके घर में जो बनता आया, कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत ही नहीं है अच्छी सेहत के लिए। अच्छी सेहत रहती है जब हम नॉर्मली नेचुरली खाते हैं, और जब हम उसका बहुत ज्यादा ऐसे बना देते हैं कि मैं कार्बोहाइड्रेट खाती हूँ, प्रोटीन खाती हूँ, तो ये हो गया अननेचुरल, समथिंग आर्टिफिशियल। आप प्रोटीन नहीं खाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप दाल खाते हैं, तो उसको दाल ही बोलो। आप उसल खाते हैं या मग खाते हैं तो वही बोलो। क्योंकि एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज सिर्फ प्रोटीन, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ फैट ऐसे होते ही नहीं है, एक्सेप्ट जो शुगर है, जो हम चाय कॉफी में डालते हैं ना, केन शुगर जो बोलते हैं, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। मतलब उसका एक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, और वही उसमें बाकी कुछ नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं। लेकिन आप यदि बोलोगे कि राइस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, आलू सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, रतालू सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सच नहीं है। क्योंकि रतालू में बहुत ऐसे सारे मिनरल्स हैं, या आलू में है, सब में। यदि आप चावल भी लो तो चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी है। यदि आप सिंगदाना लो, आप कैशू लो, नारियल लो, तो वो सिर्फ फैट नहीं है, उसमें बहुत सारे बाकी भी अच्छे सारे न्यूट्रिएंट्स है। तो ये भी आपको खाना जरूरी है। मतलब यदि आप सब चीजें ट्रेडिशनली जो आती है, जो फार्म से आती है, जो फार्मा से आता है, वो आप नहीं खाना। जो कंपनी से बना के आता है, अभी क्या हो रहा है कि हम फार्म से कंपनी में जाता है, और कंपनी में उसको प्रिजर्वेटिव डाल के, उसको अल्ट्रा प्रोसेस करके, बॉटल में बंद होके
या पैकेट में बंद होके मॉल में आता है और मॉल से हमारे घर में आता है, जो हमारे पेट में जाता है। तो ये सर्कल आप कैंसल करो और ये सर्कल एकदम छोटा सा बनाओ। फार्म से घर में आया, खाना बनाया, छोड़ दिया। ओके, तो इतना इजी है आपको आपकी हेल्थ का संरक्षण करना। तो मुझे लगता है कि मैंने सुबह से रात तक आपको क्या खाना है वो बता दिया है, और आगे मैं आपके जो कुछ क्वेश्चंस हो, और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, एक्टिविटी रहना बहुत जरूरी है, टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, और अभी आपके क्वेश्चंस जो है मैं आपको जरूर उसके आंसर्स बताऊंगी। धन्यवाद रेखा जी, आपने बहुत अच्छा बोला भी और हमारा जीवन भी काफी आसान कर दिया। थैंक यू। इस सर्दी के मौसम में आपने गोंद के लड्डू खाने की अनुमति दे दी, गाजर के हलवे की अनुमति दे दी, घी की अनुमति दे दी, आलू की अनुमति दे दी, और हमें ये भी बोल दिया कि भाई जिसका जितना वेट है वो उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहे, तो और क्या चाहिए हमें। तो आई थिंक we need to give her a big round of applause for making our life much easier. And now over to Abha ji. Over to Abha ji. 187 लोग हैं। म्यूट अनम्यूट करके बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रकाश डाला, और अब हमारी जो रजत जयंती समारोह जो पूरे भारत में चल रहा है, उसका आप लोगों ने वीडियो भी देखा, हमारे रथ भी देखे। उसकी संयोजिका श्रीमती मीना अग्रवाल जी है और सह संयोजिका श्रीमती मंजू केडिया है। अब मैं श्रीमती मंजू केडिया को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस विशाल समारोह के बारे में हमें थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। आभा, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ रेखा जी से? नहीं, वो अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। सबसे पहले तो मैं रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसा कि अभी वर्षा जी ने बताया कि इस विंटर सीजन में उन्होंने हमें सब कुछ अलाउ किया है, एंड टू बी हैप्पी विद आवरसेल्फ, क्योंकि नहीं तो यही हो रहा है जिनके पास हमारे घरों में जिनमें सेकंड जनरेशंस हैं, तो जैसा आपने बताया कि पैक्ड फूड नहीं या कोई बाहर की चीजें नहीं, और आजकल तो टेबल पे हम देखें तो वही चीजें हमें ज्यादा दिख रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं तो यहाँ पे बस एक ही लाइन बोलूंगी कि आपने हमारी घर वापसी करवा दी कि हम हमारे किचन से बच्चों को खाना परोसे, उसके लिए एक अच्छा आपने हमको बूस्टअप दिया है। थैंक यू वेरी मच रेखा जी। और यहाँ जैसे मुझे बताया गया कि मैं रजत जयंती वर्ष के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, वैसे तो वर्षा जी ने काफी चीजें हमें बताई है। रजत जयंती वर्ष यानी 25 वर्ष हमने बहुत ही सफलतापूर्वक ये 25 वर्ष पूरे किए हैं, और हमारी इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि हमने सुना सामाजिक समरसता, डी एडिक्शन एंड मेनी मोर थिंग्स। तो यहाँ पे वो अब टाइम आया है कि अब हम इसको सेलिब्रेट करें। तो हमारे सेलिब्रेशंस इसके 2 लेवल पे हो रहे हैं। एक तो ग्राम संगठन जहाँ पे कि हमारे काम होते हैं, तो वहाँ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हम सब हमारे ग्रुप्स में देख रहे हैं, खूब कथाएं हो रही है, रथ चल पड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी हो रही है। और नगर संगठन के लिए जो हमारा सेलिब्रेशन है वो 6 और 7 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। ये प्रोग्राम दिल्ली में होगा, सुभारती चैनल से टेलीकास्ट होगा, एंड अनदर मीडियाज ऑफ द सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारे हैंडलर्स के थ्रू भी ये हमको देखने को मिलेगा। अभी जैसे हमने बात की रजत जयंती वर्ष, यानी पूरे साल हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मैं आप सबको बताऊं कि इसकी क्लोजिंग सेरेमनी भी मुंबई में ही हमें करनी है, और ये बहुत ही अभी तो जो हो रहा है वो वर्चुअल ज्यादा होने वाला है, लेकिन मुंबई में जब होगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सब तक सिचुएशन सब सुधर जाएगी। और जैसे मुंबई ने एक मतलब पहले महाकुंभ देखा हुआ है, शायद उसी तरह से कुछ हम इसको सेलिब्रेट कर पाए।
तो अभी जैसे यहाँ पे सभी समितियों के सभी लोग हैं हमारे साथ में, तो सबसे बस ये आग्रह रहेगा कि पूरे साल हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करें। हर महीने हमें कुछ ना कुछ 1 या 2 प्रोग्राम्स करने हैं, एंड दैट शुड बी ऑफ द वैरायटी ऑफ द प्रोग्राम्स। जैसे आज हमने रेखा जी का प्रोग्राम किया, उसी तरह से कोई संगोष्ठी हो, कोई कथाकारों का प्रोग्राम हो, और इतने सारे हमारे पास ब्रेन्स हैं, तो सभी अपने अपने आइडियाज के साथ अपनी अपनी समितियों में प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें। जैसे वर्षा जी ने हमें बताया कि इसमें डिफरेंट प्रतियोगिताएं होने वाली है, तो इसमें पूरे 6 तरह की प्रतियोगिताएं हैं। तो 4 प्रतियोगिताएं तो ग्राम संगठन के लिए है, वो तो ऑलरेडी वहां पे स्टार्ट हो चुकी हैं, हनुमान परिवार योजना, सबरी बस्ती एंड कथाकार वगैरह के। हमारे लिए इसमें 2 प्रतियोगिताएं हैं नगर संगठन पे हम देखें तो। एक प्रतियोगिता है हनुमान परिवार नगर संगठन। तो हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में काफी हनुमान परिवार बनाए हैं, और इसका एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया। लेकिन जितने हनुमान परिवार बने वो अभी तक उतने रजिस्टर नहीं हुए हैं लिंक के अंदर में। अभी जो प्रतियोगिता है इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूरे स्टेट्स भाग ले रहे हैं, ग्राम संगठन और नगर संगठन दोनों लेवल्स पे। तो अभी जैसे हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो महाराष्ट्र के आएंगे, तो हम सबको कोशिश करके अपने जितने भी हनुमान परिवार हमने बनाए हैं उनको गूगल लिंक पे हम सब मिलके रजिस्टर करवाएं, और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हेल्प देम आउट, आप उनके नंबर्स लीजिए, आप खुद उनको रजिस्टर करिए। दूसरी प्रतियोगिता है हमारे गोपालक परिवारों की खोज। हम देख रहे हैं हमारी समिति में बहुत लोगों ने गायें दान की है, तो इसी तरह से हमें हर गाय के लिए एक परिवार खोजना है जो उसके लिए उसको हम गोपालक परिवार कहेंगे। तो इस तरह की 2 प्रतियोगिताएं हमारे लिए नगर संगठन के लिए है, और जो पूरे साल चलने वाले प्रोग्राम्स हैं वो हमें करने हैं। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि हम इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और पूरे साल ऐसा सोचें कि हमारे घर में कोई उत्सव है। जैसे श्याम जी बार बार बोल रहे हैं, ये मानो कि 25 वर्ष की श्री हरि सत्संग हो गई है और उसकी शादी का समय है। तो अब पूरे परिवार को, हम सबको खूब जोश से मिलके इसमें भागीदारी करनी है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि मुंबई की टीम जो इतनी बड़ी टीम है, आज बाबूजी की बार बार याद आ रही है कि उन्होंने हम सबको इतना सशक्त बनाया और इतनी बड़ी महिला टीम मुंबई में खड़ी करी है। तो हम सब के लिए तो आज उनको भी याद करने का और उनको एक श्रद्धांजलि देने का बहुत बड़ा मौका है कि मुंबई ये करके दिखाए, और जो भी ऑल इंडिया से भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं वो दिखाएं एकल अभियान को कि श्री हरि सत्संग भी किसी से कम नहीं है। तो वी शुड प्रूव ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो सब लोग खूब मिलजुल कर इसमें हम लोग आगे बढ़ें। समय कम है और सब लोग रेखा जी को सुनने को बेताब है, हम सब उनके क्वेश्चंस के आंसर जानना चाह रहे हैं। तो मैं बस आज बहुत धन्यवाद अंजू जी, आप जुड़े और आपने हमको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। थैंक यू। रेखा जी ने शायद चैट पर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वो जो भी उपयुक्त क्वेश्चंस हो उनके वो आंसर करेंगी। आपका समय थोड़ा सा हम ले लेंगे, और उसके बाद में धन्यवाद और कल्याण मंत्री जो है वो श्रीमती शारदा सरावगी, जो हमारी पूर्व केंद्र की पूर्व अध्यक्ष हैं, रह चुकी हैं, वो करेंगी। तो ओवर टू रेखा जी। आप म्यूटेड हो, आप रेखा जी म्यूटेड हो प्लीज। अभी आता है? हाँ। देखो, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं बोलने में इतना व्यग्र हो जाती हूँ ना, तो मैं देखती नहीं हूँ। तो आप ही पूछो क्वेश्चंस जिनको पूछना है। पूछा है कि स्टील में करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, स्टील में करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ फायदा भी नहीं है एक्स्ट्रा। यानी आयन में करने से जो आपको फायदा मिलेगा वो उसमें नहीं मिलेगा। तो एक चीज तो रोज आपको तवे पे आयन तवा या आयन कढ़ाई पे करनी है। प्लीज आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछिए, तो एक की बात ना। रेखा जी, यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि चपाती और राइस दोनों चीज साथ में खाई जा सकती है क्या? हाँ, खा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं खाना। हमारा सिस्टम ही ऐसा था पहले से
कि पहले हम थोड़ा सा राइस दाल चावल खाते थे, बाद में रोटी और फिर बाद में दही चावल, ऐसा ओरिजिनल सिस्टम है। तो ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि सिर्फ चावल खाओ या सिर्फ रोटी गेहूं खाओ। यदि आप ऑफिस में जा रहे हो, यदि आपको टिफिन लेके जाना है और आपको जो कंफर्टेबल है इसलिए आप गेहूं रोटी लेके जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं। एक प्रश्न है यहाँ पे, इज ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर बेटर देन नॉर्मल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम द मार्केट? श्योरली, ये तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना कि हमें जो मिलता है ऑर्गेनिक नाम करके, वो ऑर्गेनिक है या नहीं वो ही हमें पता नहीं चलता। तो आप एक चीज करो, आप जब आप जिधर किधर रहते हो तो उधर आसपास के गांव में से लेके आते हैं सब्जियां, कोई लेडीज, बहुत से लेडीज या जेंट्स ऑल्सो दे कम। और यानी कि मुंबई में आप रहते हो, मोस्टली जो मुंबई से है उधर तो आते ही है, तो वो लोग जो लाते हैं ना वो ऑर्गेनिक आप बोल सकते हो, क्योंकि वो इतना इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर नहीं डालते। लेकिन यदि आप मॉल से लेते हो तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा, अभी कैबेज बहुत बड़ा दिखेगा, लौकी भी बहुत ऐसा इतना इतना बड़ा दिखेगा। तो ये जो अननेचुरल पालक का जो पत्ता है वो छोटा होना चाहिए। अभी आपको इतना बड़ा बड़ा पालक का पत्ता होता है तो आप समझ जाओ कि इसमें फर्टिलाइजर डाला है। तो आप देख के भी आपको समझ में आता है कि ये बहुत सारा चकाकी हो, बहुत सारा ऐसा लगता है ना आपको कि चमक आ रही है, तो वो मत लेना। वो चमक भी फर्टिलाइजर से आते हैं। ऐसा थोड़ा डल भी दिखे तो चलेगा। समझ में आया? तो ऐसे आपको ऑर्गेनिक में और जो फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड डाल के जो बनता है ना उसमें से फर्क समझ आता है। और मॉल से मत लो, छोटे छोटे वेंडर से ले लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक क्वेश्चन और है, रात के टाइम पे नींद नहीं आए तो क्या करें? रात के टाइम पे यदि आप नींद नहीं आएगी तो आप एक काम करो, आपको नटमेग पता है, जायफल? जी हाँ। हाँ, तो वो थोड़ा सा डैश ऑफ नटमेग दूध में डालो, उसके साथ 2-3 कैशू का पाउडर बना के वो दूध में डालो। कैशू क्या होता है? काजू 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 का पाउडर, नटमेग दूध में डालो, उबालो और वो पियो। हल्दी भी डालो उसमें। और दूसरी एक चीज है, वो आपको पता है काशा एक मटेरियल आता है, मेटल पित्तल जैसा है लेकिन वो मिक्स मेटल होता है, कांच। उसका वाटी मिलता है, उसका कटोरी मिलता है। तो काशे के वाटी कटोरी मिलता है। तो रात को जब आप सोने को जाते हैं ना तो उसके पहले वो आपके पाँव के सोल्स जो होते हैं, तलवा, उसको वो वाटी से घी लगाओ, गाय का घी। आप लोग तो बहुत गाय के, मतलब मैं देख रही हूँ आपका सब प्रोग्राम, तो गौशाला और गो के आप संरक्षण करते हो, तो वो गाय का घी यदि आप आपके पाँवों को लगाएंगे, सोल्स को मतलब तलवा को, तो आपको जरूर उससे नींद आ जाएगी। 2 चीजें। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछे हैं उनको उनके उत्तर मिले होंगे। आगे और किसी को पूछना है तो हैंड रेज। एक और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है कि हाउ टू चूज आयरन कढ़ाई फॉर कुकिंग, कोई स्पेसिफिक है क्या आयरन कढ़ाई का? नहीं, आपको मार्केट में मिल जाता है आयरन कढ़ाई, अमेज़न पे भी मिल जाता है। एक ने पूछा ओनली फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स विल डू फॉर द ब्रेकफास्ट? नो, अपना ब्रेकफास्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये जो सिर्फ दिन की शुरुआत करने के लिए ड्राई फ्रूट या फ्रूट लेना है। Any quantity of this thing, the almonds and नॉर्मली क्या होता है ना, अपनी अपनी केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री अलग होती है। मेरी भूख और आपकी भूख सेम नहीं होगी। आपका वेट अलग है, मेरा वेट अलग है, हर एक का केमिस्ट्री अलग है।
तो आपको जितना भूख है ना वो हिसाब से खाओ, और ध्यान में रखो कभी भी पेट हेवी नहीं होना चाहिए। पेट हेवी हुआ इसका मतलब क्या हुआ, आपने ज्यादा खाया, हाँ बराबर। ओवर ईटिंग हुआ। तो आप समझो कि पेट के 4 समझो पार्ट्स हो गए, तो 2 पार्ट में आप खाना रखो, 1 पार्ट में खाली रखो जिधर वो हवा चलेगी, और 1 पार्ट रखो लिक्विड के लिए। यानी कि मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दे दूंगी, यदि आप वॉशिंग मशीन में ओवरलोड करते हो कपड़ा, तो क्या होता है, मशीन बंद पड़ता है, मतलब वो धोला अच्छी तरह से धोला नहीं होता उसमें, तो आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी डालनी चाहिए, बाकी पानी है, उसको घूमने के लिए जगह चाहिए। यही होता है अपने पेट में, जब अन्न पचता है तो क्या होता है, वो उस पे एंजाइम्स आते हैं, पानी आता है, तो वो चर्न हो जाता है और उसका डाइजेशन होता है। तो उसके लिए कभी भी ओवर ईटिंग मत करो। जितना भूख है हर एक का अलग होगा, वो हिसाब से खाना। एक जन ने पूछा जॉइंट्स पेन्स के ऊपर। हाँ, देखो ये जॉइंट पेन के लिए यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो जो डॉक्टर बताते हैं वो हिसाब से आप करो। वो मैं नहीं बताऊंगी कि वो बोल रहे नहीं खाओ और मैं बोलूंगी खाओ, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। यही पूछा है कि जॉइंट पेन्स वाले नींबू, छाछ, दही खा सकते हैं ना, ऐसे करके पूछा। ऐसे नहीं, देखो छाछ वगैरह तो ले सकते हैं यदि आप घर में बनाते हो, वो सावर नहीं होना चाहिए। सुबह का शाम को, शाम का कल सुबह, ऐसा करोगे तो चलेगा। सावरनेस उसमें खट्टापन यदि ज्यादा है तो वो ठीक नहीं है। रेखा जी, 1 क्वेश्चन अभी ब्लैक चने जो रहते हैं वो सुबह में बॉईल करके नाश्ते में खा लेंगे तो कैसा लगता है? क्या नाश्ता बॉईल करेंगे, मुझे समझा नहीं। ब्लैक चना जो काले चने जो रहते हैं, हाँ, बॉईल करके सुबह में अगर नाश्ते में हमें ले तो कैसा लगे? देखो सिर्फ आप चना खाओ ये ठीक नहीं। क्या है ना, चना मतलब वो हेवी हो जाएगा और उसमें कुछ तो आप और पूरी के साथ या रोटी के साथ वो चना खा सकते हो आप, लेकिन सिर्फ चना खाओगे तो वो हेवी हो जाता है। देखो एक ना हमेशा प्रपोर्शन है कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन। हम जब इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो क्या करते हैं, वो थोड़ा प्रपोर्शन लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे प्रपोर्शन से ही खाना जरूरी है। जी, थैंक यू थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक्स फॉर लॉट आल्सो। यूज करना चाहिए ऑयल। थैंक यू रेखा जी। ओके बाय, थैंक यू ऑल्सो, थैंक यू बाजी, कैरी ऑन। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू माय प्लेजर। मुझे भी बहुत। आबाजी, नाउ यू म्यूट योर। वर्षा, यू आर म्यूटेड। वर्षा, यू आर म्यूटेड। हाँ, एक ने क्वेश्चन किया है कुकिंग ऑयल के बारे में। रेखा जी, इफ यू कैन लेट अस नो अबाउट द कुकिंग ऑयल। वर्षा जी, let this be the last question, please. अच्छा ठीक, ओके। Yes. आभा, ठीक है। हाँ, अभी बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सब लोग जुड़े। अब मैं धन्यवाद प्रस्तावना के लिए और कल्याण मंत्री के लिए, हमारी जो केंद्रीय महिला समिति की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती शारदा सरावगी से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद प्रस्तावना और कल्याण मंत्री करें। ओवर टू शारदा सरावगी। जय सिया राम। रेखा दिवेकर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने व्यस्त रहते हुए भी हमें हमारी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए खाने बनाने के बर्तन से लेकर खाने तक हमें क्या उपयोग करना चाहिए, सबको हेल्थ के हिसाब से सुबह से शाम तक क्या डाइट खाना चाहिए, उसका विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से समझाया। मेंबरों ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे,
उनका भी जवाब आपने सटीक तरीके से देकर सबको संतोषजनक उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि सत्संग समिति के सतीश तुलसियान जी, सिंघानिया जी, आए हुए सब मेंबर्स तथा दूसरे जो भी सदस्य आज के प्रोग्राम में एक बड़ी संख्या में करीब 200 मेंबर्स हैं, इस सेमिनार को सफल बनाए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बाकी भी सब मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि इस सेमिनार को अटेंड किया। अब मैं कल्याण मंत्र बोलूं? हाँ बोलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मीना जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 मिनट। नहीं सब, मैं जस्ट माफी चाहूंगी पहले तो कि कोई कारणवश नहीं जुड़ पाई, एंड आई रियली मिस दिस प्रोग्राम। एंड रजत जयंती की बहुत अच्छी शुरुआत आप लोग ने सबने की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड इसी तरह से हम पूरे साल इस अभियान में नए नए जोश और नए नए उमंग के साथ में कार्यक्रम करते रहेंगे। आप लोग सब जुड़ते रहिए और इसी तरह आपका सहयोग बना रहे, यही चाहिए।